ये आपने बता दिया तो अच्छा किया, वरना ऐसे चलते रहना था, क्योंकि बॉयज तो नहीं बोलते क्लास में। एनी हाउ, अच्छा किया बता दिया। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन क्लियर है? जी सर। अच्छा। जी जी। तो बेसिकली जब गोरों ने हमला किया, मतलब देखिए पाक बरसगीर में मुसलमानों ने एक लंबा टन्योर एज अ रूलर गुजारा है, वो इस इलाके के हुक्मरान रहे हैं। जब गोरे आ गए तो गोरों को सबसे ज्यादा खतरा था वो मुसलमानों से था, ठीक है, हिंदुओं से नहीं था, बिकॉज हिंदू रूलर्स नहीं थे वहां के। मुसलमानों ने एक लंबा अरसा हुकूमत की है। इसी वजह से क्या हुआ कि जब गोरा आया ना, तो उसने क्या किया कि मुसलमानों पे जुल्म सितम किए, उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और हर लिहाज से, रिलीजियसली हर लिहाज से क्रश करने की कोशिश की। उनसे जायदादें वापस छीन ली, उनको मतलब कह लें कि उनको जो इकोनॉमिक क्राइसिस में उनको मुबतला कर दिया, उनसे गवर्नमेंट जॉब्स ले ली, लैंड्स छीन ली, और फर्दर उनको जो देवर डिक्लेयर्ड एज अनफिट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब हर लिहाज से क्रश करने की कोशिश की गई। तो इस सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान वो वाहिद मुसलमान थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए स्टैंड लिया बेसिकली। उन्होंने भी जीरो लेवल से स्टार्ट किया, मतलब जीरो से स्टार्ट करके वो हीरो तक बने। बेसिकली उनका जो कैरियर का स्टार्ट था ना, वो जो अदालत का क्लर्क कह लें, या आप अब मुझे उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता, तो बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब ग्रास रूट लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया, तरक्की करते करते जज बन गए, ठीक है। तो उस दौरान फिर उन्होंने क्या किया कि रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा। मतलब उस रसाले का जो ना, मतलब उसमें बताया कि जो रिवॉल्ट हुआ, मतलब जो बगावत हुई, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी शामिल है। दोनों ने मिलकर जंग आजादी लड़ी, लेकिन जब गोरा गालिब आ गया तो जो आपके हिंदू कम्युनिटी थी वो यू टर्न ले गई, और सारा जो मलबा था मुसलमानों के गले में डाल दिया गया। और इसमें कहते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से भी कुछ ना कुछ गलतियां थी। खैर उस पर उनकी इंक्वायरी हुई, फिर वो जो भी मामला हुए वो बात की एक अलग बात है। खैर, कहते तो उन्होंने जो कुछ किताबें लिखी जो कि जिन्होंने मुसलमानों को की जो है आप कह लें कि अ, बेदारी है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, ठीक है। तो इन्होंने रसाला असबाब बगावत हिंद, रसाला असबाब बगावत हिंद, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, कॉजेज ऑफ, उसका क्या नाम था उसका, पूरी उनकी एक बुक है, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। उस रिसाले का, उस बुक का या उस पैम्फलेट का उन्होंने नाम रखा था। तो ठीक है, इसके ऊपर पर उनको जवाबदेही भी देना पड़ी गुरुओं के सामने। तो अच्छा, उसके बाद उनकी जो एक और किताब है वो है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, तबीनुल कलाम। कहता है इट इज अ कमेंट्री ऑन द बाइबल, कि ये बाइबल पर एक कमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद है असरार सनादीद, ये किताब कहते हैं इट इज अबाउट बिल्डिंग्स ऑफ मुस्लिम्स। और उसके बाद है खुतबात अहमदिया, ये बहुत मशहूर किताब है। और ये लिखी किस लिए गई? इन रिस्पॉन्स टू विलियम म्योर, जिसको सर विलियम म्योर भी कहते हैं। उसने, विलियम म्योर ने द लाइफ ऑफ मोहम्मद नाम की किताब लिखी, जिसमें मतलब आप के बारे में उसने अजीब अजीब बातें की। तो उसका जवाब फिर खुतबात अहमदिया में सर सैयद अहमद खान ने उसको दिया था, उसका जवाब दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसकी सचिन की डेट ऑफ बर्थ देखिए तो 17 अक्टूबर 1817 से 1898, मतलब मार्च 27 मार्च 1898, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ डेथ। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि इन्होंने जो था सर सैयद अहमद खान ने, कहते हैं दो मदरसे बनाए, मतलब छोटे स्कूल टाइप, जिसको मदरसा कहा गया, स्कूल कायम किए। एक मुरादाबाद में, और कब किया उन्होंने? 1869, 1859। और दूसरा गाजीपुर में 1863 में। बास जगह पे 61 या 62 का फिगर भी आता है, लेकिन कुछ में 63 भी आ रहा है, ठीक है। और फाइनली कहता है कि उन्होंने एमएओ स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया 1875 के अंदर आकर, ठीक है। 2 साल के बाद ये स्कूल कॉलेज बन गया, मतलब 1877 में ये कॉलेज बन गया, एमयू कॉलेज बन गया, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? लॉर्ड लेटन ने किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको इनॉग्रेट किया था स्कूल को लॉर्ड लेटन ने।
अच्छा, 2 साल बाद इससे 1877 में बन गया ये कॉलेज। और तकरीबन स्कूल के मतलब 1875 से 1920 में 45 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी की शक्ल में आ गया। ठीक है, एमयू यूनिवर्सिटी बन गई। अब कहते हैं कि सर सैयद अपोज्ड द इंट्रोडक्शन हिंदी एज अ गवर्नमेंट वर्किंग लैंग्वेज। हुआ ये था कि 1867 में मतलब 1867 में हिंदी उर्दू तनाज़ा, हिंदी उर्दू तनाज़ा, ठीक है, ये शुरू हो गया। अब ये था कि मुसलमानों की जो उर्दू थी वो जाहिर सी बात है काफी मुश्किल थी, इतनी आसान तो नहीं थी। तो पर्शियन और उर्दू ये दोनों चल रहे थे, और उसमें भी जो मतलब सही मानों में जो आप ये कह लें रस्मुल खत जो कि सरकारी जुबान में था, उसका नाम था देवनागरी। देवनागरी रस्मुल खत था जो कि इम्प्लीमेंट था। तो थोड़ा मुश्किल था। इस पे हिंदुओं ने कहा कि जी आप इसको खत्म करें, ये मुश्किल जुबान है, आप हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा दें। तो ये 1800 मतलब 1867 में इसके ऊपर लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी या हिंदी उर्दू तनाज़ा इसको नाम दिया जाता है। आप लोग सुन रहे हैं, बोलते नहीं है यार आप लोग क्लास में, कोई क्वेश्चन नहीं करते, जी कोई सर। को जी रोकते सर सुन टोकते रहे नहीं हैं। है। अच्छा चलिए, सुन रही हैं, सो नहीं रहे, अच्छी बात है। अच्छा ठीक हो गया। तो बोलते हैं तो सारे बोलते हैं। ठीक हो गया। यासिर कुछ सर ज्यादा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टरबेंस है। होती है इस वजह से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा ठीक हो गया, याद रखना है हिंदी उर्दू तनाज़ा कब हुआ था? 1867 में हुआ था। इसमें तनाज़ा शुरू हुआ था और 1900 में जाकर वाकया ही हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा दे दिया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा जी, कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने जो शुरू किया था ना, सर सैयद अहमद खान बेसिकली थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि चूंकि अंग्रेजों का मुलाजिम भी था, मतलब जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो उसका झुकाव अंग्रेजों की तरफ ज्यादा इसलिए था कि वो कहता था कि आप ना यहाँ पे इस तरह करें कि गोरों से मुमासलत इख्तियार करें, उनके कल्चर में अपने आप को रंगने की कोशिश करें, इससे क्या होगा कि आप गोरों के करीब हो जाएंगे। तो डिफरेंसेस हैं, उसने उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान की तहरीक थी ये बेसिकली इट वाज अ लिटिल बिट सेक्युलर, कि ये मतलब लादीनी थी, बेसिकली सेक्युलर थी सादा लफ्जों में। तो उस दौर में ऐसा मतलब कह लें कि लोग रिलेक्टेंट थे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत सारे ने एक्सेप्ट किया भी, मतलब पतलून पहनने को उन्हें तरजीह दी कि आप पैंट कोट पहने ताकि गोरों से मुमासलत इख्तियार करें, ताकि वो आपके मसले मसाइल हल करने पर राजी हो। तो इसके खिलाफ जो था ना, इसके मतलब खिलाफ नहीं, मतलब एंटी एक और आप कह लें कि एक तहरीक शुरू हुई जिसको दारुल उलूम देवबंद का नाम दिया गया। और देखिए सर सैयद अहमद खान था, वो सेक्युलर था सादा लफ्जों में, मतलब मॉडर्न था जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी डिबेट है कि वो सेक्युलर था या मॉडर्न था, पर आप इसको मॉडर्न कह लें। तो लेकिन उसके मुकाबले में दारुल उलूम देवबंद था, वो अल्ट्रा रिलीजियस था, अल्ट्रा रिलीजियस था। ठीक हो गया, मतलब प्योरली कटर मजहबी जमात थी ये बेसिकली। तो ये याद रखना, दारुल उलूम देवबंद कब बना? 1867 में, मतलब 1867 के अंदर दारुल उलूम देवबंद के वजूद में आया। और इसके फाउंडर कौन थे? दो अशखास का नाम इसमें काबिल जिक्र है, एक हाजी आबिद का और दूसरा मौलाना जुल्फिकार अली का, फाउंडर्स ऑफ देवबंद। और ये कहाँ बना? सहारनपुर में कायम की गई, ये मूवमेंट स्टार्ट की गई। ठीक है, मदरसा दारुल उलूम देवबंद वहीं से स्टार्ट हुआ 1867 में, सहारनपुर में स्टार्ट हुआ, और हाजी आबिद और मौलाना जुल्फकार अली इसके फाउंडर्स हैं। ठीक है, इसके दो मकासद थे क्या? एक तो था कि जी टू फेस हिंदू एंड ब्रिटिश मिशनरीज। ये मिशनरीज क्या है कि ये बेसिकली ईसाई मिशनरीज क्या करते थे कि मुसलमानों को ईसाई बनाते थे अपनी तबलीग से, और हिंदू मिशनरीज क्या करते थे? मुसलमानों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करते थे। और दूसरा क्या था? एक तो ये हो गया इन मिशनरीज को फेस करना, इनका मुकाबला करना, और दूसरा क्या था? टू स्प्रेड रिलीजियस एजुकेशन इन द फार एंड वाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो बातें। कहता है जो दारुल उलूम देवबंद था ये अल्ट्रा रिलीजियस था, जबकि उसको जो अलीगढ़ है उसको अबिट सेकुलर कहा गया। ठीक है, ये दोनों जमातें एक दूसरे के बिल्कुल एंटी थी।
ठीक है, ये मॉडर्न थी और ये आप कंजर्वेटिव कह लें या रिलीजियस कह लें या जो भी इसको नाम देना चाहें, ठीक है। तो अच्छा तो सर इसके, ये जुल्फकार और आबिद ये सारे मुसलमान थे? हाँ जाहिर सी बात है, हाजी आबिद नाम मुसलमान है, जुल्फकार अली मतलब ये लीडर्स थे जिन्होंने, मतलब ये कह लें कि मौलवी थे, उस दौर के कट्टर मौलवी थे। अब ये मुस्लिम, शेखुल थे। जी जी, ये अलीगढ़ है, ये अलीगढ़ है, ये आपका कौन सा है, ये दारुल उलूम देवबंद है। अब इसके सेंटर में एक और नई जमात कायम की गई, एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम था नदवतुल उलमा। अब नदवतुल उलमा क्या था कि थोड़ा सा वेस्टर्न थोड़ा सा ईस्टर्न, ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर था बेसिकली, थोड़ा सा वेस्टर्न थोड़ा सा ईस्टर्न। तो ये जमात जो है नदवतुल उलमा, ये उस तरह तो कामयाब नहीं हो पाई जिस तरह अलीगढ़ एक बिल्कुल नई टाइप की चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, दारुल उलूम देवबंद थी अपने टाइप की एक नई चीज थी, ठीक है, इस तरह तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी तहरीक थी, ठीक है। और बड़े बड़े नामवर जो है ना, आप कह रहे उलमा हैं, इसमें से उन्होंने जन्म लिया। तो कहता है कि नदवतुल उलमा लखनऊ में 1898 में कायम की गई, ये स्टार्ट हुई नदवतुल उलमा, ठीक है, 1898 लखनऊ में। जबकि दारुल उलूम देवबंद थी सहारनपुर में, 1867 में हुई थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे जय्यद उलमा हैं जिसमें आप, अच्छा इसके फाउंडर में कौन कौन था, इसमें डिप्टी अब्दुल गफूर और मोहम्मद अली कानपुरी, ये इनके नाम मशहूर हैं, ठीक है, ये फाउंडर थे इसके नदवत नदवा के। तो अब बहुत सारे कहते हैं कि बड़े मशहूर नाम है, जैसे कि सैयद सलमान नदवी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये नदवा के पढ़े हुए हैं, इनके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लिखे हुए, मतलब ना जो मशहूर लोग हैं वो इसमें से सर उन्होंने डिप्टी जन्म नजीर लिया। भी इसी में थे? सॉरी, डिप्टी नजीर का नाम भी सर इसमें है ना? नदवा क्या है वो देख लेते हैं। सर डिप्टी नजीर तो उर्दू के है ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो राइटर है ना बेसिकली। ऐसे तो अब्दुल अबुल अबुल कलाम आजाद हैं, वो भी राइटर है, बहुत सारी किताबें हैं उनकी उसके ऊपर। ये देखना पड़ेगा, चेक कीजिएगा आप लोग कि डिप्टी उसमें शामिल है कि नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिप्टी बाद की हैं, चेक करना पड़ेगा ना, आप लोग भी देखिएगा इसको, ठीक है। बहुत सारे कॉमन नेम है जिसमें, मतलब उसने तो दो ही लिखी हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नदवा से उन्होंने जन्म लिया, मतलब बेसिकली उनकी जो तरबियत थी वो नदवा से हुई, ठीक है। अच्छा इसके बाद दो तीन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसमें। कहते हैं सिंध मदरसातुल इस्लाम, कहते हैं ये कराची में मौजूद है, और इसके फाउंडर कौन है, हसन अली अफंदी हैं। और इसके अलावा इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इसको फाउंड किसने किया, साहिबजादा अब्दुल कयूम खान ने किया। और कायदे आजम ने इन दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए एक साइजेबल प्रॉपर्टी, एक बड़ी प्रॉपर्टी अपनी का पोर्शन है वो इनके लिए डोनेट किया था, ठीक है। तो अच्छा अब बात, काम की बात स्टार्ट होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ये कब कायम हुई, 28 दिसंबर 1885 में। कैसे कायम हुई, एक सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको ए ओ ह्यूम ये भी बोला जाता है, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कह लें या ए ओ ह्यूम। ये बेसिकली एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसने हिंदुस्तान आया तो उसने एक जमात कायम की। उसकी बेसिक पर्पस उसने क्या बताया, उसने कहा जी कि फ्यूजन ऑफ ऑल नेशनलिटीज ऑफ इंडिया इनटू वन नेशन, कि तमाम जो नेशनलिटीज इंडिया की उसको मिक्स करके उनको एक नेशन बना दिया जाए। दूसरा क्या था कि इंडियंस और ब्रिटिश के दरमियान में यूनिटी कायम करना। और तीसरा क्या था, कहता है कि जनाब तमाम इंडियंस हैं उनको अपने जो इंटरनल आपके रिलीजियस हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, भूल के उनको एक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली मोटे मोटे पॉइंट्स उसने रखे। सर सैयद अहमद खान ने इस जगह पे अपोज किया कि नहीं, अभी नहीं। इस स्टेज पे उन्होंने उनको रोका। कहता है एक फॉर्मूला उन्होंने, मतलब उन्होंने एक मोटो दिया, एक लोगो दिया, वेट फॉर 2 years एंड सी, कि आप 2 साल तक रुके और देखिए ये करती क्या है जमात, ठीक है। जाहिर सी बात है बनाने वाला एक गोरा है, बना इंडियंस के लिए रहे हैं, तो वो इस हक में नहीं थे, ठीक है। तो अच्छा
क्योंकि 1800 मतलब 1867 में जब स्टार्ट हुई थी हिंदी उर्दू तनाज़िया, तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। सर सैयद ने कहा कि यार ये चीजें ठीक नहीं है, जाहिर सी बात है ये जमात बन रही है 1885 में, इस वजह से उन्होंने कहा सर सैयद अहमद खान ने कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें, अभी ज्वाइन ना करें इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वही हिंदी उर्दू तनाज़िया आ गया हमारा 1887 67, और ये 1900 में जाके हिंदी जुबान ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी इंडिया की। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ गया जनाब आपका कहता है कि ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1868। 1867 में हिंदी उर्दू तनाज़िया हुआ, और एक साल बाद उन्होंने टू नेशन थ्योरी, किन्होंने सर सैयद अहमद खान ने पेश की टू द गवर्नर ऑफ बनारस, ठीक है। तो जब भी टू नेशन थ्योरी की बात आती है तो इसकी बेस बोली जाती है सर सैयद अहमद खान को, कि उनसे काम स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा के ओके, इंडियन कौंसल एक्ट 1892 कहता है, इसमें कहता है कि जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो लिए गए, कौन कौन से। एक तो आपका जो लेजिस्लेचर था सेंट्रल और प्रोविंशियल, जैसे हम कहते हैं ना फेडरल और प्रोविंशियल, वही वाली बात है, उसको एनलार्ज कर दिया गया, नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो बढ़ा दिए गए। दूसरा क्या था कि मेंबर्स ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल गिवन राइट टू डिस्कस बजट एंड क्रिटिसाइज इट, इससे पहले उनको ये हक नहीं था कि वो बजट पे बात कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इंक्रीज, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे ना वो बढ़ा दिए गए। ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान की डेथ कब हुई? 27 क्या डेट थी, ध्यान से निकल गई, 27 मार्च था आई थिंक सो, जी सर, 27 मार्च। 27 मार्च अठारह सौ 27 मार्च, अठानवे हाँ 1898, ठीक हो गया। ये उनकी डेथ है, डेट ऑफ डेथ है। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, अगला टॉपिक हमारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या था बेसिकली, अगर हम एक मिनट डायग्राम बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ। इसको देख लेते हैं ज्यादा आसानी रहेगी। ये नजर आ रही है आपको ये वाली, ये डायग्राम? आप इसमें देखिए तो टोटल आपके पास ना ये वाला जहाँ सर कर्सर घूम रहा है, ये टोटल बंगाल का नक्शा है। ये पहले कंबाइंड था, मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको बेसिकली दो टुकड़ों में तोड़ दिया। ईस्टर्न बंगाल ये वाली साइड ईस्टर्न है। अब अगर देखें, एक मिनट ठहरें, एक मिनट ठहरें, अगर मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल मैं इस तरह बना देता हूं, ठीक है। तो अब हमेशा हम लोग इस तरह बनाते हैं ना, मैं जब भी हमने ड्रॉ करना होता है, मैं उसको नेविगेशन को, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट है, सही है। अब ये साइड कौन सी है? ईस्टर्न है। ये कौन सी है? वेस्टर्न, ठीक है। तो ये साइड वो कहता है जी ईस्टर्न बंगाल है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली जो साइड दूसरी है ये आपका वेस्टर्न बंगाल है, ये वाला इलाका। अब हुआ क्या कि इस इलाके को तकसीम करने की नौबत क्यों आई? पहले ये जॉइंट मतलब बंगाल था। इसकी डेट याद रख ले, 16 अक्टूबर 1905। ये जो ऊपर लिखी हुई है बहुत अच्छी डेट है, याद रखनी, भूलनी, पेपर वाली है। इसमें दो तीन चीजें कवर होती है, एक तो उसकी डेट कि कब हुआ, फिर उसका साल कौन, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हुई, और उस दौरान गवर्नर कौन था आपका, वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और ये एनूल कब हुई? ये एनूल हुई, खत्म हुई, कैंसिल हुई 12 दिसंबर 1911 को। डेट, ईयर और लॉर्ड हार्डिंग का दौर था उस वक्त, ठीक हो गया। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, अभी वापस आते हैं उसी पेज पे। अब हुआ क्या, ये सारी कहानी क्या थी? कहता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था, गोरों के लिए बड़ा मुश्किल था कि इसको कंट्रोल करना, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ड्रा करना बड़ा मुश्किल था, कंट्रोल बड़ा मुश्किल था, और जिसका जो रैकी का सिस्टम था, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सिस्टम इनका को बहुत मतलब मजेदार नहीं सेट हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों ना इसको हम लोग टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं और हर यूनिट में अलग अलग हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंड्यूस कर देंगे, और उसके बाद जो है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब अगर ये पार्ट है तो इसको ये बंदा कंट्रोल करेगा, ये वाला इसको यहाँ कंट्रोल करेगा, और दोनों अपनी जो कम्युनिकेशन है वो वायसराय तक सेंड करते रहेंगे। तो इसलिए अपनी सहूलत के लिए उन्होंने इसको दो टुकड़ों में तकसीम किया। मतलब ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, जब कंबाइंड बंगाल था तो उसमें सारा जो कंट्रोल था हिंदुओं के पास था, हुकूमत हिंदुओं के पास थी, मुसलमान क्रश किए जा रहे थे, जमीनें नहीं थी, गुलाम बनाए गए थे, ठीक है, तो हर लिहाज से उनको क्रश किया जा रहा था। अब हुआ क्या कि जब पार्टीशन की गई, अब उन्होंने गोरों ने मुसलमानों को फेवर नहीं दी थी, ये हुआ क्या, जब पार्टीशन हुई तो बाय द फैक्टर ऑफ लक कह लें, अल्लाह की तरफ से कह लें, कि यहां पर इसमें मुसलमानों की अक्सरियत कायम हो गई। अब यहां पर हिंदुओं की अक्सरियत थी, ओवरऑल जब कंबाइंड था तो हिंदुओं की अक्सरियत थी। मतलब वो कहता है कि प्रोविंस का तकरीबन 1,99,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा था, बहुत बड़ा था, तो कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल था। तो कहता है 54 मिलियन पॉपुलेशन थी, उनमें से कहता है 42 मिलियन तकरीबन हिंदू थे और 9 मिलियन मुस्लिम थे। किसके अंदर? ईस्ट बंगाल के अंदर। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा ये हमें? नहीं, मैं बताने में गड़बड़ कर गया हूँ। कहता था उनको 24 The population of Bengal was 54 millions, out of 42 millions were Hindus and 9 millions in Indians. जबकि ईस्ट बंगाल में क्या था, टोटल 31 मिलियन आपकी पॉपुलेशन थी, 18 मिलियन मुस्लिम थी और 12 मिलियन हिंदू थी। मतलब इसमें 18 मुस्लिम और 12 हिंदू, और इसके अंदर क्या है, 54 टोटल है, उसमें से 42 हिंदू हैं और जो बाकी हैं 9 है वो मुस्लिम। मतलब यहां मुसलमान मिनॉरिटी थे, यहां मुसलमान मेजॉरिटी थे। अब जब मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए तो जाहिर सी बात है हुकूमत किसकी बननी थी? हिंदुओं की बननी थी ना। यहां पर क्या ख्याल है इस जगह पर? सारे सुते पे। सर मेजोरिटी अगर मुस्लिम्स की है तो फिर हुकूमत इनकी बननी मुस्लिम चाहिए। आएंगे। शाबाश, ठीक है, जिसकी मेजॉरिटी यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब कि ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की हुकूमत बननी थी। अब ये देखिए, अपनी रियासत एक खो दी, जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किया। अब ये पहला मौका था जब मुसलमानों को दोबारा हुकूमत मिली थी। हुकूमत मिलने पे उनकी थोड़ी सी आंखें खुली कि नहीं यार, हुकूमत वाला काम तो ठीक है। यहां उन्होंने जो तकरीबन 7 साल हुकूमत की है, उससे उनको थोड़ा शऊर आया कि नहीं यार, हमारे अपने हाथ में हुकूमत होनी चाहिए। यहां पे आके उनको ख्याल आया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हमने बात कर ली कि किसके दौर में हुआ, किसके दौर में एनरोलमेंट हुई, ये सारी कहानी हो गई है। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें। तो कहते हैं जब मुसलमान अक्सरियत में आए, मुसलमान थोड़े सौखे हो गए, तो इस चीज ने हिंदुओं को परेशान कर दिया कि यार ये हम कल तक हमारे गुलाम रहे हैं, आज हमारे साथ बराबर बैठेंगे। तो इस पे उनको मसले मसाइल शुरू हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी। मतलब जो फॉरेन चीजें थी उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। कोई भी बाइकआउट मतलब चीज थी, उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको नुकसान हुआ, उसकी प्रोडक्ट्स जो यहाँ सेल होती थी, कपड़ा चपड़ा या दाएं बाएं चीजें, वो सारी की सारी बंद हो गई। तो इसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल शुरू कर दिए गए। जो इंडियन प्रेस थी वो सारी की सारी हिंदुओं के पास थी, उसके ऊपर अखबारात छापे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, मुल्क में बड़े लेवल पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। होते होते जनाब क्या हुआ कि 1911 में ये आखिरकार एनोल कर दिया गया। गोरे तंग आ गए कि यार ये हमने क्या काम कर लिया, किया तो फायदे के लिए था लेकिन ये नुकसान शुरू हो रही है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, 1911 में आके उसके एनोल कर दिया। और ये कब हुआ कि जब जो जॉर्ज पंजम था, जॉर्ज फिफ्थ था, 12 दिसंबर 1911 को वो मलका के साथ आया था इंडिया, तो उस दौरान ये एनोल कर दिया गया। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग के दौर की बात है ये। ठीक हो गया जी, ये कहानी। तो यहां से उनको थोड़ा मतलब सादा लफ्जों में कहने कि हुकूमत का चस्का पड़ा मुसलमानों को। तो अब ये जो अगर पार्टीशन, अब इसमें पता क्या, देखिए, पार्टीशन हो गई, पार्टीशन होने से मुसलमानों को सहूलत मिली, सहूलत मिलने से जो हिंदुओं को तकलीफ हुई, उससे मुसलमानों को हिंदुओं का असल चेहरा नजर आ गया। तो इसने भी थोड़ा सा जहन बनाया कि नहीं यार, ये कौम हमारे हक में नहीं है। अब
शिमला डेपुटेशन क्या है? देखिए, हुकूमत का चस्का पड़ चुका था मुसलमानों को। अब हुआ क्या कि 35 मुसलमानों का वफद, ये याद रखना आपने, 35 डिग्निटरीज, मुस्लिम डिग्निटरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, सर आगा खान, किससे मिले ये? वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला के मुकाम पर 1 अक्टूबर 1906 को मिले। ये 6-7 चीजें यहां पर याद रखिएगा, एमसीक्यूज वाली हैं। तो ये मतलब सर आगा खान, इसको सर आगा खान 3 कहेंगे आप, ठीक है। सर आगा खान किसी बंदे का नाम नहीं था, ये उस डेजिग्नेशन का, उस आप ये कह लीजिए जैसे फिरौन है, फिरौन बंदे का नाम नहीं है, फिरौन उस डेजिग, जैसे बादशाह कहते हैं, बादशाह किसी बंदे का नाम नहीं है, बादशाह उस डेजिग्नेशन का नाम है, फिरौन उस डेजिग्नेशन का नाम है। तो इससे सर आगा खान बंदे का नाम नहीं है, उस डेजिग्नेशन का नाम है। तो सर आगा खान 3 थे उस वक्त, ठीक है। तो कहते हैं कि उनकी क़यादत में 35 मुसलमानों का वफद लॉर्ड मिंटो से, जो वायसराय था, 1 अक्टूबर 1906 को मिला शिमला के मुकाम पर। उन्हें डिमांड्स पुट की। डिमांड्स ये पुट की कि जनाब आपकी हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, हम बड़े खुश हैं, मसले मसाइल हमारे इतने नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आप एक काम करें कि यहां पर ना आप हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट वाला काम करवा के दे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। अब उस दौरान जो लॉर्ड मिंटो था, ये थोड़ा सा बंदे का बच्चा था, इसने उनकी बात पूरी सुनी कि हाँ भी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो आप चाहती हैं कुछ उस तरह का हो जाए, मैं कोशिश करूंगा। तो खैर मीटिंग बड़ी कामयाब रही। जब ये लोग वापस आए हंसी खुशी, तो इन्होंने कहा यार हमारी बात सुनी गई है और हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। हमें जो आ, अच्छा, एक बात और इसमें ऐड करने वाली बात, उसने इसमें कहा गया कि इन्होंने डिमांड की मुस्लिम शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या थी कि जनाब बड़े सगीर में 2 कौमें हैं, एक हिंदू है तो दूसरी मुसलमान है, ठीक है, ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी। अगर हम गिनती पे आए तो गिनती मुसलमान, अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कि 10 मिलियन है तो ये 3 मिलियन हो गए, न्यूमेरिकल में तो हमें मार ही पड़नी थी। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें पॉलिटिकली आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट दें आप हमें यहाँ पर। सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट्स में क्या फर्क? अच्छा पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अच्छा जी, और इसको, इस डेपुटेशन को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको नवाब मोहसिनुल मुल्क ने किया था। और किसके थ्रू किया था? मतलब जो मतलब जिसको विचोला कहते हैं या आप मिडिल मैन कह ले, तो वो प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज सर आर्क बोल्ड, ठीक है, ये थे। इन्होंने, इनके थ्रू सर नवाब मुस्लिम मुल्क ने ये डेपुटेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। और जब मुसलमान वापस आए, 35 मुसलमान लीडर्स वापस आए और आगे सारा बताया कि जनाब हमारी बात तवज्जो के साथ सुनेंगी, तो फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग अपनी जमात बना लें। तो फिर उस दौरान जो है डिसाइड किया गया जमात बनाई जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को मार्जे वजूद में आ गई। और ढाका, जो कि आजकल बांग्लादेश में है, ढाका के मुकाम पर इसकी बुनियाद रखी गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा जनाब के जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की रीजंस क्या है, उसका एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या था जनाब के मुसलमानों को जो है ना वो तो, क्या कहते हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए एक जमात बनाने की जरूरत महसूस हुई। मुसलमानों के खिलाफ जो दुश्मनी है, आप कह लें कि टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ, उनको बचाने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, माइनॉरिटीज सफर ना करें इसके लिए, और गवर्नमेंट के साथ लॉयल्टी शो करने के लिए, वगैरह वगैरह। ये मोटी मोटी वो कागजी सी उन्होंने बनाया एक मैनिफेस्टो कि हम ये करना चाह रहे हैं, इस वजह से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। अच्छा एक एक काम और इस्लामियत का मैं यहाँ रोकता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा काम दे दूं फिर आगे चलेंगे। इस्लामियत लास्ट टाइम हमने कहाँ से कहाँ तक किया था? एक मुझे नोट्स उठाने दो, कहाँ पड़े हुए? हाँ जी। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम पूरे हो गए थे? प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम बोले ना? हाँ जी। आप लोग ना बात बोलते नहीं है, यकीन माने ये बहुत बड़ा मसला आप लोगों का। सर सर पता ये नहीं होता इसलिए वो नहीं बोलती। चलो ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम आई थिंक सो हो गया था। अ, थोड़े पेजेस ज्यादा थे, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप इसको कर लें। अच्छा इसके बाद स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को ये वाली?
दूसरी जो भी इस्लामियत वाली खोली हुई है मैंने। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम हमारे हो गए थे, बैटल्स ऑफ इस्लाम हो गई थी, जी सर। प्रॉफिट्स ऑफ, हाँ ये सारा हो गया था। प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स, यस ये चल रहे हैं प्रॉफिट्स अभी तक। ये अच्छा, आज आपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है अल कुरान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज अक्सर का देखने को मिल जाते हैं, कुरान के बारे में सारी बातें हैं, ठीक है। तो एक पेज है, ये तो उसी के उसमें निकाला हुआ है, दूसरा पेज के बाद ये तीसरा, बस ठीक है। आप कुरान पूरा कर लेंगे, ठीक है, कुछ 3.5-4 पेजेस बनते हैं। तो अल कुरान ये आपने पूरा कर लेना है, ठीक हो गया। उम्मुल मोमिनीन हम कल स्टार्ट करेंगे, ओके। आज का हमारा हो गया, ओके सर। आज का हो गया हमारा ये अल कुरान, ठीक हो गया। इस्लामियत का हम करेंगे अल कुरान। अच्छा, इस्लामियत क्लियर होगी। अब इसमें उन्होंने कहा कि आप हमें जॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट दें। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट क्या चीज है, जल्दी से बताएं मुझे, फिर क्लास क्लोज करते हैं। जल्दी से बताएं, तुक्का लगा दें यार, कोई बात नहीं। खवातीन आप लोग, सर सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हमारा कायद अलग मुंतखब किया जाए और जॉइंट में होगा, या दोनों का मिला के एक बनाया जाए, या दोनों को एक एक सीट दी जाए। ये यार बस गोलमोल सा जवाब ही है, लेकिन जो है मजीद बताया जाए इसको। सर, इस तरह तो वो बैंक वाला लॉकर वाला भी दे सकते हैं, जॉइंट और सेपरेट सेपरेट स्कीम एग्जाम्पल। जॉइंट का मतलब क्या है और सेपरेट का मतलब क्या है? सेपरेट का मतलब क्या है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देगा, कि लीडर मुसलमानों में से खड़ा होगा और वोटर भी मुसलमान ही मतलब इंडियन मुस्लिम देगा। हिंदू खड़ा है तो उसको वोटर भी हिंदू ही वोट करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि जितने भी आप उसमें सीट्स रख लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल के 100 में से 40 सीटें मुसलमान लीडर्स खड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है, और 60 पे हिंदू लीडर्स खड़े होंगे। अब ये नहीं होगा कि मुसलमान जाके हिंदू को वोट डालते और हिंदू जाके मुसलमान को, नो। सेपरेट में क्या है कि हिंदू मतलब मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देगा, ठीक है। अल्लाह, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा इसलिए गया था कि यार अगर इकट्ठे चलेंगे तो हमें तो किसी ने वोट ही नहीं देना, देंगी भी तो हिंदुओं के वोट ज्यादा होंगे, वो जीत जाएंगे। सेपरेट का मतलब भी यही था कि यार थोड़ी सीटें आ जाएंगी लेकिन आएंगी ना। क्यों यासिर, क्यों लाने मार रहे हो? 100 में से 40 आएंगी यार, 10 आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी, लेकिन कुछ सीटें तो आएंगी ना हमारे पास रिप्रेजेंटेशन तो होगी कम से कम असेंबली के अंदर। जी तो सर। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग सीटें दी जाएं, कि जिन पे सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सके, ठीक है। इस तरह से हिंदुओं को अलग सीटें देगी, उन पे हिंदू वोट करेंगे। अब जॉइंट इलेक्टोरेट क्या है? जॉइंट इलेक्टोरेट ये होता है कि आपका एक हिंदू, फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इसको मुसलमान भी वोट करें, इसको हिंदू भी वोट करें। इस तरह से एक मुस्लिम लीडर खड़ा हुआ है, इसको हिंदू भी वोट करें, इसको मुसलमान भी वोट करें। अब जाहिर सी बात है, हिंदू मुसलमान को क्यों करेगा या मुसलमान हिंदू को क्यों करेगा? तो क्योंकि बरसगीर में आबादी ज्यादा किन की थी? हिंदुओं की थी। इस वजह से बहुत कम चांसेस थे कि मुसलमानों को सीटें मिलती। तो इस वजह से डिमांड की गई कि जनाब हमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ लेके आए, ठीक हो गया। तो ये आज हमने मुस्लिम लीग बना ली है, तो बाकी सारे काम इसके इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी कल करेंगे। यहां तक कुछ चीज समझ ना लगी हो किसी को, पूछ सकता है, क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर है सर। बस ठीक हो गया। कल मिंटो मॉर्लेस इसका हम स्टार्ट करेंगे और इसको आपने साथ साथ करते जाना है। और कोई बात? अभी बस कोशिश करेंगे यार हम सर ना इन तीनों चीजों को साथ साथ चलाएं ताकि काम खींचे थोड़ा सा, ठीक है। तो बस ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, एक बता ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।